अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़िल्टर्ड न्यूज़ और मैं हूं हसन मलिक। आज की जो मेन ख़बरें हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है या अहम ख़बर जो है वो शहबाज शरीफ के बारे में है कि वो आज नैब में गए हैं। उन्होंने अपनी पेशी दी है नैब में और उनको जो क्वेश्चंस किए गए थे वो 34 क्वेश्चंस उनसे ये 37 क्वेश्चंस किए गए थे उनसे और उनमें से उन्होंने सिर्फ 4 का जवाब दिया था और बाकी किसी क्वेश्चन के बारे में उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो आज जब वो नैब में हाज़िर हुए तो उनसे मुख्तलिफ इश्यूज़ पे बात की गई और उनके सामने रिपोर्ट्स रखी गई। तो आज बड़ा उन नैब ने बड़े तरीके से उनको घेरा है। उन्होंने गुड कॉप बैड कॉप वाली सिचुएशन बनाई है। फर्स्ट उन्होंने सिर्फ ऐसी चीज़ें उनको पेश की जिसमें उनका कोई लेना देना ही नहीं था। तो उसमें वो सब डॉक्यूमेंटेशंस उन्होंने पेश की जो कि सुलेमान शहबाज के बारे में थी या उनके दीगर फैमिली मेम्बरान्स के बारे में थी। इस रिपोर्ट में शहबाज शरीफ समेत कुछ 26 मुल्ज़मान के नाम थे जो उनको रिक्वायर्ड थे। उनमें उनके बच्चे, उनकी बीवियाँ, उनके दामाद, उनके अज़ीज़-ओ-क़ारब के अलावा कुछ दीगर लोग भी थे जो उनकी कंपनीज़ में काम करते थे और उनके लिए पैसे की लेन-देन का काम करते थे। तो जब शहबाज शरीफ को वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए तो शहबाज शरीफ ने उनको क्लियरली बता दिया कि इन डॉक्यूमेंट्स का उनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर उनको कोई चीज़ें पूछनी है इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो वो उनके बच्चों से पूछें, मेरा बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, या मेरी बीवियों से पूछें। तो नैब ने फिर ज़ाहिर बात उनसे उनके जो प्रीवियस कमेंट्स थे जो नैब के बारे में उनकी घरों पे छापे मारने के या उनकी ख़वातीन को नैब में पेशी के हवाले से, तो तब वो एतराज़ करते थे और जब वो अपनी जान छुड़ानी चाह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जी आप मुझसे उनके बारे में कोई सवाल ना करें और वो खुद अपने कारनामों का जवाब देंगे। तो क्योंकि अब उन्हें पता है कि सलमान शहबाज तो यूके में बैठे हैं, इंग्लैंड में मुकीम है, तो उनको तो नैब पकड़ के वापस ला नहीं सकती। तो इसलिए उन्होंने बड़ी तसल्ली से इस चीज़ का जवाब दिया, कहा कि जी मेरे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब उन्होंने इस सारी सिचुएशन को एक रास्ते पे चलाया और उनके सामने वो डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए शहबाज शरीफ के सामने जो कि उनकी पर्सनल जो बैंक अकाउंट थे उनमें जो ट्रांजैक्शंस थी, जो टीटीज़ आई थी या उसमें जो मनी जो लॉन्ड्रिंग कह लें आप या कहीं से पैसे आए थे उनके अकाउंट में, वो उन्होंने जब शहबाज शरीफ को रिप्रेजेंट किए तो शहबाज शरीफ की हैरानगी की इंतहा न रही। तो उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स उनसे रिक्वायर्ड किए, तो वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने उनसे लिए और उसके ऊपर जो भी जो तफसीलात थी वो उन्होंने फौरी तौर पर पेज और पेन निकाला और उस पर दर्ज कर ली। इसके अलावा नैब के पास 4 वादा माफ़ गवाह भी मौजूद हैं जो कि अपनी जान इस केस में से छुड़ाना चाहेंगे। सारी मालूमात बता के शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जो कारनामे हैं उनके बारे में और 120 और भी ऐसे गवाहान हैं जिन्होंने अपनी रिपोर्ट्स या अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवा दी हैं। तो इससे शहबाज शरीफ जो है ना वो काफ़ी शिकंजे में आते नज़र आ रहे हैं। तो स्पेशली जब उनके बारे में भी डॉक्यूमेंट्स आ गए जो उनके ख्वाबो ख्याल में भी न था, प्रॉब्ली उनको शायद पता भी ना होगा इस बारे में, क्योंकि इतनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं तो एक आध मिसप्लेस हो ही जाती है फिर। तो उस वजह से वो पाकिस्तान वापस आ गए और उनके ख्याल में था कि ऐसा कोई एविडेंस नैब के हाथों नहीं लगेगा या किसी के हाथों भी नहीं लगेगा कि जिससे उन पे शिकंजा तंग हो जाएगा। लेकिन असल इशू जो है यहाँ पे वो ये है कि कैसे हमारे अदारे जिनके पास सारे एविडेंस हैं, गवाह भी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब बड़े आराम से चले गए नैब के दफ्तर से और अब वो अपना सारा जांच पड़ताल कर लेंगे और अपनी फनकारियाँ दिखा लेंगे। अगर तो उनके बारे में ये रिपोर्ट सही थी, तो फिर उनको कैसे जाने दिया गया? और अगर उन्होंने ज़मानत करवा ली, तो ये कैसे केस हैं जिससे पहले ज़मानत हो जाती है? ये जुडिशनल सिस्टम पाकिस्तान का अजीब ही है, इसको चेंज होना पड़ेगा। और नून लीग वालों के लिए तो ये आई ओपनर है, लेकिन वो शायद इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ-साथ ये उन लोगों के लिए भी एक सिचुएशन ऐसी है जो पीटीआई के साथ देते हैं और वो देखें कि ये पीटीआई अब इसको कैसे हैंडल करती है, खान साहब इसको कैसे हैंडल करते हैं। अब सारे गवाह मौजूद हैं, एविडेंस मौजूद है और अगर इसके बावजूद भी शहबाज शरीफ साहब इस शिकंजे से निकल सकते हैं और प्रॉबली बाहर चले जाएँगे, तो फिर इस केस में फिर खान साहब की क्रेडिबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए। जैसे नवाज़ शरीफ साहब भी चले गए थे, बीमारी का भी फ़ौरन पता चल गया था उनके जाने के विदिन अ वीक पता चल गया था कि ऐसा इश्यू नहीं था, इसमें भी लोग इन्वॉल्व थे, तो फिर भी चले गए वो और अब वो आराम से रह रहे हैं और वापसी का नाम ही नहीं ले रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन इन लोगों को भी वोट दिया था
मैंने खुद भी दिया था जब ये ज़रदारी को घसीटना चाह रहे थे, लटकाना चाह रहे थे, सारा कुछ करना चाह रहे थे। लेकिन ये तो फ़ौरन उँगली हिला के तो इनके वो सारा कुछ ठप हो गया था फ़ौरी तौर पे ही। लेकिन एट लीस्ट इमरान खान जो है वो अभी तक 2 साल, ढाई साल होने के बावजूद कुछ ऐसे काम कर रहा है। तो उम्मीद है कि इससे इसकी कोई पॉज़िटिव आउटकम आएगी, कोई तो सिस्टम को चलाएगा। अदरवाइज़ ये पॉलिटिशियंस जो हैं वो बस वोट लेने के नाम पे चीखते-चाटते हैं और उसके बाद सारा काम डाउन हर चीज़ फ्रेंडली हो जाती है इनके लिए। नेबरिंग कंट्रीज़ के जो हवाले से जो हमारे ताल्लुकात हैं उसके हवाले से बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है कि जो आर्मी चीफ़ हैं हमारे उनकी मुलाकात अब्दुल्ला अब्दुल्ला से हुई है। और ये बड़ी खुशाइंद बात है क्योंकि अब्दुल्ला अब्दुल्ला तालिबान प्रो तालिबान हैं और उनके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे चीफ़ की अशरफ गनी साहब से भी आज मुलाकात हुई है और उसके बाद जो मेन मुलाकात थी अब्दुल्ला अब्दुल्ला से हुई है। और ये उस खुशी के मौका पर हुई है जब अफ़गान गवर्नमेंट ने 3,000 तालिबान को रिहा कर दिया है। जो 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 इनिशियल कमिटमेंट थी अमेरिका के साथ तालिबान की जो जिसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट भी थी इन मुज़ाकरात में, उसमें 5,000 तालिबान को रिहा करने का कहा गया था। तो अभी इस दफ़ा 3,000 तालिबान रिहा हुए हैं और आइंदा मज़ीद 2,000 या उससे ज़्यादा तालिबान रिहा हो जाएँगे। तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि तालिबान को कितनी स्ट्रेंथ मिली होएगी। ना सिर्फ स्ट्रेंथ बल्कि उनको मोटिवेशन कितनी मिली होगी आलमी मीडिया में भी और लोकल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी क्योंकि पूरा मीडिया पूरी दुनिया का मीडिया सितंबर 11 के बाद तालिबान के अंगेज था कि दे आर मर्डरर्स और दे वार क्रिमिनल्स हैं और टेररिस्ट हैं। तो अभी सारे वाक़यात हालात सामने आ रहे हैं लोगों के कि अमेरिका इनको कैसे डील कर रहा है। इवन दो कि अमेरिका ने ही तालिबान को बनाया था, फिर अपने मफादात के लिए उनके ख़िलाफ़ हो गए, उनको टेररिस्ट करार दिया, अब उन्हीं के साथ फिर मुज़ाकरात हो रहे हैं और उनको रिहा भी कर रहे हैं। तो ये तालिबान के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और पाकिस्तान के लिए भी क्योंकि पाकिस्तान के ताल्लुकात तालिबान से बड़े ज़बरदस्त हैं जिनको हमें ख़राब करना पड़ा। मुशर्रफ के दौर में जब उन्होंने इजाज़त दी थी अमेरिका को कि वो हमारी ज़मीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उन पे बम्बार्डमेंट भी कर सकते हैं और उन पे अटैक भी कर सकते हैं। बल्कि ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने हमारी आर्मी को भी तालिबान के अगेंस्ट यूटिलाइज़ के लिए पुश किया था। और इस बात पे अब मोदी बिल्कुल सर पकड़ के बैठ गया है क्योंकि अब बुश की इजारादारी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ऐसी कंट्री में जहाँ पे उनकी आई थिंक 16 या 17 एम्बेसीज़ बनी है अफ़गानिस्तान में, इंडियन एम्बेसीज़। आई डोंट नो कि वो उनका क्या ज़रूरत है वहाँ पे। लेकिन उनका जो किरदार है बिल्कुल फायर हो गया है। अफ़गान गवर्नमेंट से उनके जो है तल्लुकात ख़त्म हो गए। अशरफ गनी से उनके तल्लुकात ठीक-ठाक थे। अब पाकिस्तान में भी उसमें डेवलपमेंट हो रही है और इसका सेहरा इमरान खान को डेफ़िनेटली जाता है। आर्मी को तो 100% लेकिन रीज़न इमरान खान भी हैं क्योंकि इमरान खान ने उनके लिए कोई रुकावट खड़ी नहीं की। उन्होंने उनको अपना काम करने दिया है और इमरान इमरान खान ने ज़्यादातर अपनी तवज्जो करप्शन के ख़िलाफ़ की हुई है क्योंकि यही रीज़न थी उनको वोट मिलने की पाकिस्तान में कि वो पाकिस्तान में जो करप्शन है उसको कम कर सकें और इन मगरमच्छों को पकड़ सकें। इसके अलावा बड़ी सूरत हाल ख़राब है पेट्रोल की पाकिस्तान में क्योंकि प्राइस इतने कम हो चुके हैं और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उन्होंने पेट्रोल को ज़ख़ीरा कर लिया हुआ है और बेचारी अवाम हमेशा की तरह फिर से पिस रही है। इस बात का अब इमरान खान को पता चला है तो उन्होंने इस चीज़ का सख्त नोटिस लिया है और वो इन काली भेड़ों को ढूंढ निकालेंगे। इनमें तहरीक इंसाफ में लोग मौजूद हैं जो इस चीज़ के पीछे हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट में होने के बगैर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये मिनिस्टर्स इसके पीछे होंगे तो आई थिंक आइंदा कमिंग डेज़ में इनमें भी रद्द-बदल होएगा और ये काली भेड़ों को एक दफ़ा फिर खान साहब उनको निकालेंगे और किसी अच्छे लोगों को सामने लेके आएँगे। इसके अलावा जो बिजली की सूरत हाल है पाकिस्तान में वो दस्तयाबी तो अभी उसकी है लेकिन ऐसा सच अभी वेदर इतना गर्म भी नहीं हुआ कि जो 100% जो लोड उस पर पड़ सके इलेक्ट्रिसिटी पे एयर कंडीशनिंग की वजह से या उसको एनर्जी को यूटिलाइज़ करने के लिए। तो इसमें एक बात ये सामने आई है कि जो IPPs बनाए गए थे नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में, जो कि एक अच्छा स्टेप था क्योंकि जो उस वक़्त हालात थे पूरा पाकिस्तान अंधेरों में घिरा हुआ था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में कुछ भी नहीं किया गया था और जो नवाज़ शरीफ की हुकूमत मिली थी उसमें बहुत हालात ख़राब थे। एक अच्छा कदम था IPPs बनाने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर से लोग आके प्लांट लगा रहे थे एनर्जी को पूरा करने के लिए। लेकिन एक चीज़ अब सामने आ रही है कि इन IPPs को चलाने और इवन मेंटेन रखने पर इतना ख़र्चा हो रहा है कि उस खर्चे के बराबर अगर ये पैसे सोलर एनर्जी पे लगा दें या विंड टर्बाइंस पे लगा दें तो उससे इंतहाई सस्ती और क्लीन इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। तो IPPs के बारे में ये बताया जा रहा था कि ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुई थी या फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई थी,
इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को 1.5 साल के अंदर पूरा कर लिया था। तो इससे नून लीग की हुकूमत की मिसमैनेजमेंट का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो इतने कर्ज लिए गए थे पाकिस्तान में पिछले 2 टेरेन्योर में, जो लास्ट 10 ईयर्स में लिए थे, उनको इन चीज़ों पे क्यों नहीं इन्वेस्ट किया गया? अगर अगर उन कर्ज़ों को ऐसी इंस्टॉलमेंट्स पे इन्वेस्ट किया जाता, आज ना उनके कर्ज़ ख़त्म हो चुके होते, बल्कि अवाम को इंतहाई सस्ते दामों में बिजली भी फ़राहम हो रही होती। इसके अलावा चीनी के बारे में एक भी अच्छी रिपोर्ट्स हैं कि आइंदा आने वाले हफ्तों में चीनी की कीमत कम हो जाएगी। लेकिन जो इस माफिया के ख़िलाफ़ एक्शन स्टार्ट हुए हुआ है, तो इसमें हमें गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना चाहिए कि वो इस तरह की लेजिस्लेशन लाएं या उसको चेंज करें जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने बनाई हुई थी, जिसमें सिर्फ चंद लोग ही इससे फ़ायदा उठा रहे थे। किसी और बंदे को इसका लाइसेंस इशू नहीं किया जा रहा था और ना ही चीनी इम्पोर्ट की जा रही थी। हर चीज़ इम्पोर्ट हो रही है, तो चीनी को इम्पोर्ट इसलिए नहीं किया गया कि ये अपनी मर्ज़ी से, अपनी मनमानी से उसके प्राइस भी फिक्स करना चाह रहे थे और मोनोपोली इन्होंने इख्तियार की हुई थी और गरीब आवाम के खून पसीने की कमाई को ड्रैकुला की तरह चूस रहे थे। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं हूँ हसन मलिक, अल्लाह निगहबान।